नमस्कार दोस्तों। अगस्त 1947 एक आदमी दिल्ली के बंद कमरे में बैठा था और वो नक्शे पर लाइंस खींच रहा था। उसके सामने पड़े थे कुछ पेपर्स और पॉपुलेशन डाटा और एक पेंसिल। इस एक पेंसिल से वो ऐसी लाइन खींचने वाला था, उसे अंदाज़ा तक नहीं था कि इससे 2 करोड़ लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। उसे नहीं पता था कि इसकी वजह से कितने घर जलेंगे, कितने लोग परेशान, कितने लोगों मारे जाएंगे। कुछ टाइम पहले उसे ये तक नहीं पता था कि ये जिन जगहों के बीच वो लाइंस खींच रहा है वो हैं कहाँ। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भारत देश ना देखा और ना ही सुना और ना ही उसके लिए कुछ लिखा था। जी हाँ, और उसके साथ में उसे ये तक नहीं पता था कि कलकत्ता कहाँ पर है, पंजाब कहाँ पर है। ब्रिटिश सरकार को एक ऐसे ही व्यक्ति की ज़रूरत थी जो ना कि कांग्रेस की तरफ हो और ना ही मुस्लिम लीग के पक्ष में हो, जो बिना किसी बाइस के एकदम न्यूट्रल हो, जो वो लाइन खींच सके, बाउंड्री लाइन खींच सके। और उन्हें वो व्यक्ति मिल भी गया, सर सिरिल रैडक्लिफ। ये इंग्लैंड के जाने माने प्रसिद्ध लॉयर थे। ये उस टाइम पे इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेड लीगल माइंड्स में से एक थे। बात सिर्फ इतनी थी। 3 जून 1947 को आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो पर एक अनाउंसमेंट होती है लास्ट वॉयसरॉय लुइस माउंटबेटन की। वो कहते हैं कि हम भारत को आज़ादी दे देंगे, पर इसके 2 टुकड़े होंगे, एक पाकिस्तान बनेगा और दूसरा इंडिया। अब तक ब्रिटिश सरकार ये समझ चुकी थी कि वो जिस गाड़ी पर बैठे हैं वो बारूद से भरा हुआ है, उसने उसे ट्रिगर कर दिया, यानी वो किसी भी टाइम फट सकता है। इसके लिए माउंटबेटन ने बोला कि उन्हें जल्दी से जल्दी भारत खाली करना होगा और इसी जल्दबाजी में उन्होंने ऐसा फैसला लिया कि भारत के 2 टुकड़े होंगे। बात इतनी ही नहीं थी कि इंडिया का पार्टीशन होता, बात ये थी कि इंडिया में जो 565 प्लस प्रिंसली स्टेट्स हैं उनका क्या होगा। अगर उन्होंने खुद का देश बनाने की मांग कर दी या खुद का देश बना लिया तो भारत में 500 से ज़्यादा छेद होंगे। कि किस तरह ये लकीर खींची गई और इतने लोगों को पलायन करना पड़ा, कितना नुकसान हुआ और क्या क्या घटनाएं घटी, आइए समझते हैं इस वीडियो में। 2 कंट्रीज़ बनने वाली थी, तब सवाल उठा कि इन दोनों कंट्रीज़ का नाम क्या होगा। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि उनके कंट्री का नाम पाकिस्तान हो और जो इंडिया है उसका नाम हिंदुस्तान हो, पर इस बात के लिए सहमति नहीं हुई क्योंकि पटेल साहब बोलते हैं और जो नया बालक हुआ है हम उसका नामकरण करेंगे। सुनिए। इसी के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात कही कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को मिलकर हम इंडिया बोलेंगे। तो इस पर नेहरू जी माउंटबेटन के पास शिकायत लेकर पहुंचते हैं, तो वो उन्हें ये बात एकदम लॉजिकल लगी कि इंडिया का नाम नहीं बदल सकते। इस बात पर मोहम्मद अली जिन्ना अपसेट हो गए। सबसे बड़ा सवाल ये था कि 2 देश बनेंगे तो उनके बीच बाउंड्री लाइन कहाँ पर होगी, उनका बॉर्डर क्या होगा। इसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू डिसाइड नहीं कर पाए, दोनों एक दूसरे के समर्थक थे। तो ब्रिटिश सरकार को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था, उन्होंने इस व्यक्ति को ब्रिटेन से मंगाया, बुलावा भेजा और आए 8 जुलाई 1947 को। वो व्यक्ति थे सर सिरिल रैडक्लिफ। इन्होंने सोचा कि भारत आए हैं, बाउंड्री लाइन खींचनी है, इसके लिए उनके पास भरपूर समय होगा, पर माउंटबेटन ने बोल दिया कि आपके पास 15 अगस्त तक का ही टाइम है। इसमें उनको देश देखने का भी टाइम नहीं मिला, वो जगहें घूमने का भी समय नहीं मिला कि किस तरह से बंटवारा किया जाए। इसके लिए एक कमेटी बना दी गई जिसमें 4 इंडियंस थे, 2 कांग्रेस के और 2 मुस्लिम लीग के, पर वो दोनों हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। बंटवारे का बेसिस क्लियर था कि जिन जिलों में हिंदू और सिख पॉपुलेशन ज़्यादा है वो हिंदुस्तान में जाएंगे और जिन जिलों में मॉडर्न
पॉपुलेशन ज़्यादा है वो पाकिस्तान में। पर यहाँ पर उनके पास जो डाटा था, जो नक्शा था, वो ना तो रिलायबल था और ना ही इतना क्लियर नहीं था। यानी कि दो समस्याएं उनके लिए देखने को मिली कि दो शहर, जो कि एक कलकत्ता और लाहौर था। कलकत्ता का तो मोटिव सिंपल था, उसमें हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो वो हिंदुस्तान में रहना था। पर यहाँ पर आनी थी प्रॉब्लम लाहौर की, क्योंकि लाहौर में 5 लाख हिंदू, 1 लाख सिख और 6 लाख मुसलमान थे। इसको डिसाइड करने में काफ़ी परेशानी आ रही थी कि इंडिया को तो कलकत्ता दे दिया गया है, अब लाहौर पाकिस्तान को दिया जाए या इंडिया में ही लिया जाए। और इंटरेस्टिंग बात यह है, एक अजीब मामला सामने तब आया जब 1946 में बंगाल सरकार ने इंग्लैंड से 60 डक्स यानी कि 60 बतखों का ऑर्डर दिया था। और वो बतखें जब जुलाई 47 में आई, 1947 में इंडिया आई, तो उस टाइम पे वो बतखें ईस्ट पाकिस्तान को दी जाए, ईस्ट बंगाल को दी जाएं या वेस्ट बंगाल को दी जाएं, या दोनों में 30-30 बराबर बांट दी जाएं। इस चीज़ को देखते हुए, इस दुविधा में पड़ते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा किया कि उस पेमेंट को रोक दिया। वो बतखें वेयर हाउस में ऐसे ही निगलेक्ट पड़ी रहीं और उसके साथ में ऐसे ही टाइपराइटर्स और शॉपकीपर्स भी पड़े रहे, यानी कि जो सूटकेस थे वो भी पड़े रहे। सर सिरिल रेडक्लिफ ने अपनी 2000 पाउंड की जो फीस थी बाउंड्री लाइन खींचने की, वो उन्होंने लेने से मना कर दिया। ये बोला कि ये मेरी ड्यूटी है ब्रिटिश सरकार के लिए। Pounds is agreed. Your Excellency, I was raised to believe that duty is above all else. अब आती है 13 अगस्त 1947 को माउंटबेटन को बाउंड्री कमीशन के द्वारा रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है और वो उस रिपोर्ट को जाके सेफ में लॉक कर देते हैं। और ये बात साफ थी कि जब भी ये रिपोर्ट सामने आती, इसको पढ़ा जाता, तो जब देखते कि इसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हो चुका है, बाउंड्री लाइन खींच दी गई है, तो उस बात को देखकर काफ़ी दंगे होते। इसीलिए माउंटबेटन ने 15 अगस्त तक इस फाइल को सेफ में लॉक रखा। 15 अगस्त को लोग अपने आज़ादी का जश्न मना रहे थे और जो कलेक्टर्स थे उन्हें ये तक नहीं पता था कि उन्हें रिपोर्ट कहाँ करना है, दिल्ली में या कराची में। इसके बाद डेट आती है 17 अगस्त की, जब ये रिपोर्ट्स दोनों प्रधानमंत्रियों को दे दी जाती है और उन्हें सजेस्ट किया जाता है कि अलग अलग रूम में जाकर इसको डिटेल में रीड करें, यानी कि उसे समझ लो कि यही आपकी बाउंड्री लाइन बन चुकी है, अच्छे से देखो, कुछ कमी है तो अब वो चेंज नहीं होगी। जब 2 घंटे बाद दोनों प्रधानमंत्री बाहर आते हैं तो उन दोनों में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, आक्रोश होता है ब्रिटिश सरकार को लेके कि उन्होंने क्या किया। ये वो बाउंड्री लाइन से एग्री नहीं कर रहे थे। इसके बाद झगड़ा तो कई चीज़ों के लेके, गुस्सा तो कई चीज़ों के लेकर था, पर मेन जो रीजन हुआ वो था गुरदासपुर, एक छोटा सा मुस्लिम बहुल इलाका जो कि रावी नदी की बाउंड्री लाइन से उसे कनेक्ट करके इंडिया में डाल दिया गया था। इससे साफ था कि ये जो गुरदासपुर था ये बिल्कुल कश्मीर और इंडिया में आने का एक मुख्य तरीका हो सकता था। हो सकता क्या ये था ही, अगर ये गुरदासपुर पाकिस्तान को दे दिया जाता तो कश्मीरी लोग पाकिस्तान से होकर इंडिया में आते। ये कंट्री पार्टीशन होने के बाद 50 लाख से ज़्यादा हिंदू पाकिस्तान में और 50 लाख से ज़्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान में रहने को मजबूर हो गए। पंजाब की सड़कों पर धूल के गुब्बारों में लिपटे हुए लोग अपने देश को जा रहे थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनका देश दिखता कैसा है, उन्होंने आज तक उस देश को देखा भी नहीं, वहाँ वो जाने को मजबूर थे। लोगों में साफ गुस्सा था, यहाँ तक कि 8-8 मील तक लोगों की लंबी कतारें जा रही थीं। यह नज़ारा इतना भयानक था कि लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। इस गुस्से को रोकने के लिए हद से ना हो, सरकार ने 55,000 लोगों की पंजाब बाउंड्री फोर्स बनाई, पर 2 करोड़ लोगों के सामने 55,000 लोगों की कहाँ चलने वाली थी। इसी के साथ सबसे पागलपन भरा और भयानक नज़ारा तब देखने को मिला जब ट्रेन नंबर 10 इंडिया में आने लगी। उस टाइम इस ट्रेन को गोश्त ट्रेन नाम से जानते थे, जो कि इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया आती थी। ये स्टेशन पर आती है ट्रेन, तब इस स्टेशन पर कोई भी व्यक्ति नहीं उतरता, कोई भी यात्री इस ट्रेन से बाहर नहीं निकलता। ये घोर सन्नाटा और भयानक नज़ारा देख वहाँ के प्रधानमंत्री यानी कि हमारे प्रधानमंत्री
नेहरू जी जब ट्रेन में चढ़ते हैं वो देखते हैं वो पूरी ट्रेन लाशों से भरी हुई है और उसमें लिखा है कि पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को एक तोहफा। पंजाब में दंगे रोकने के लिए उन्होंने बाउंड्री फोर्स तो बना दी थी, पर सबसे बड़ा कारण उन्हें सबसे ज़्यादा अंदेशा उन्हें तब हुआ जब उन्होंने कलकत्ता को देखा, क्योंकि कलकत्ता में कोई भी बाउंड्री फोर्स नहीं बनाई गई थी, वो सिर्फ ऐसा ही था। और वहाँ के स्लम्स में इतना गुस्सा था, लोगों को लग रहा था कि अब कलकत्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा दंगे होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना तो फोर्स थी ना ही कोई स्टेबिलिटी थी, बिल्कुल वो भी तो परेशान थे ना। इसके बाद माउंटबेटन जो जाते हैं जुलाई के एंड में महात्मा गांधी के पास, और वो उनसे कहते हैं कि वहाँ जाकर आप दंगे ना होने दें, वहाँ के लोगों को समझाएं कि पार्टीशन इंडिया के लिए ठीक है, इसे एक्सेप्ट करें। इसके लिए उन्होंने ये बोला कि आप कलकत्ता में जाकर कोई भी दंगा ना होने दें, आप हमारी मदद करें। इसीलिए माउंटबेटन ने उनको वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। जब वो कलकत्ता 13 अगस्त कलकत्ता को पहुँचे हैदर हाउस में, जो कि छोड़ा गया एकदम टूटा फूटा गंदा बंगला था। हैरानी की बात ये थी, गांधी जी इस हैदरी हाउस में किसके साथ रह रहे थे? बंगाल के पहले पूर्व प्रधानमंत्री सोहरावार्थी के साथ, जिनको कलकत्ता में हिंदू बुचर ऑफ कलकत्ता बोलते थे। गांधी जी ने सोहरावार्थी से 2 कंडीशंस फॉलो करने को कहा, जिसमें पहली थी कि वो नोआकली अपने मुस्लिमों से ये कहें कि यहाँ पर नोआकली में एक भी हिंदू ना मारा जाए, अगर मारा जाता है तो वो आमरण अनशन करेंगे। और दूसरी कंडीशन ये थी कि उनको हैदरी हाउस में उनके साथ बिना किसी शस्त्र के, बिना किसी बॉडीगार्ड के रहना पड़ेगा। इस प्लान का उल्टा ये हुआ कि जो गांधी जी के समर्थक थे वो इससे नाराज़ हो गए और वो सभाएं छोड़कर चले गए। 15 अगस्त को ये हुआ कि कलकत्ता में कोई भी दंगा नहीं हुआ, पर कुछ 15 दिनों के बाद एक न्यूज़ आई कि हैदरी हाउस के बाहर एक ट्रक में मुसलमान जा रहे थे अपने देश, मगर उन पर बम फेंका गया। इससे ये हुआ कि गांधी जी ने अब आमरण अनशन की घोषणा कर दी ऑल इंडिया रेडियो पर। एक सितंबर की रात को गांधी जी ने आमरण अनशन की घोषणा की और वो उसी पर बैठ गए। 3 दिनों के बाद उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, वो बीमार पड़ गए। इस बात का अनाउंसमेंट जब किया गया तो सभी हिंदू, मुसलमान और उनके समर्थक एक साथ हो गए और भाषणों में और सभाएं करने लगे कि अब वायलेंस नहीं होगा, बापू बीमार हैं। बापू के सपोर्ट में गली गली और सड़कों पर लोग उतर आए और घर घर जाकर उन्होंने अपील की कि वायलेंस ना करो। इसी के साथ ये एक खबर और आती है कि हैदरी हाउस के बाहर जिन 27 लोगों ने बम फेंका गया था उस ट्रक पर, वो लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। और इसके साथ जिन 17 मुसलमान जो मारा था मुसलमान मजदूरों को, उन लोगों ने भी आकर सरेंडर कर दिया शाम को हैदर हाउस के बाहर और अपने सारे हथियार रख दिए, जिसमें चाकू, डंडे और बंदूक थी। चार सितंबर को गांधी जी अपना आमरण अनशन छोड़ देते हैं, 78 वर्षीय गांधी जी। इससे ये हुआ कि ये जो दिन था, इस दिनों को लोग कलकत्ता में मिरेकल ऑफ कलकत्ता बोलते हैं हिस्ट्री में, क्योंकि जब तक गांधी जी जिंदा रहे उन्होंने कभी भी दंगे नहीं होने दिए कलकत्ता में। अब पार्टीशन पर वापस आते हैं। ये मायने नहीं रखा था। इसके बाद बात ये थी कि 565 प्लस प्रिंसली स्टेट्स की थी, जो अगर हट जाते तो भारत के नक्शे में छेद ही छेद हो जाते। कुछ दशकों पूर्व ब्रिटिश सरकार ने इन्हीं रजवाड़ों और इनके नवाबों और राजाओं पर ब्रिटिश सरकार ने ट्रीटीज़ थोप दी थी, जिनमें यह था कि यहाँ पर शासन तो इनका होगा, मतलब यहाँ पर राज तो ये करेंगे, पर जो शासन और नीतियाँ जो लागू होंगी वो ब्रिटिश सरकार करेगी। इससे ये हुआ कि यहाँ के जो राजा थे वो ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश क्राउन को सब अपना मुआवजा देते थे, साथ में अपने ढेर सारा पैसा देते थे, जिससे उनकी इकोनॉमी क्या थी, इंडस्ट्रियल और कच्चा माल और साथ में श्रम मिल रहा था भारत को, यानी कि उन्हीं 565 प्रिंसली स्टेट्स को। पर जब सितंबर 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसने इन प्रिंसली स्टेट्स का कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बात
रखी। 3 जून 1947 को जब ये अनाउंस किया गया कि हम भारत को छोड़ रहे हैं, 15 अगस्त को हम छोड़ रहे हैं, तो इसमें ये जिक्र तक नहीं किया गया था कि जो 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं उनका क्या होगा, या और ये 565 जो स्टेट्स थी ये सोच रही थी कि जिस तरह से हमने ब्रिटिश को सर्व किया है, अगर इनके जाने के बाद हम अपना इंडिपेंडेंट देश बनाएंगे। सोचिए जो स्टेट्स थे यानी प्रिंसली स्टेट्स, उन्होंने ब्रिटिश को जो पावर ब्रिटिश को दे रखी थी, अब ब्रिटिश उन्हें अपनी पावर वापस दे रहे थे। मतलब अगर वो पावर उनके पास आ जाती तो पहली बात तो ये थी कि यहाँ पर छोटे छोटे स्टेट्स थे, पर सबसे बड़ा जो स्टेट था वो हैदराबाद और कश्मीर था। यहाँ पर अगर कश्मीर और हैदराबाद दो अलग अलग देश बन जाते तो ये यूरोप के देशों से भी ज़्यादा बड़े होते साइज में। और सोचिए अगर ये दो या प्रिंसली स्टेट्स अलग हो जाते भारत से, तो भारत का नक्शा एक सुई चीज़ की तरह होता जिसमें अनगिनत छेद होते। ये डर सरदार पटेल को खाया जा रहा था, इसीलिए उन्होंने स्टेट्स पर क्या किया, वॉर किए, उन्हें समझाए और कुछ के साथ उन्होंने संधियाँ की। इंडिपेंडेंस होने के बाद इंडिया ने एक ऐसा काम किया जिसमें उन्होंने लुइस माउंटबेटन को इंडिपेंडेंट इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया। सोचिए ये कोई स्ट्रेटजी बहुत ही सोची समझी चाल, जी हाँ ये बहुत ही ज़्यादा सोची समझी चाल थी नेहरू और पटेल की। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि माउंटबेटन जो हैं वो ब्रिटेन के शासन यानी कि जो ब्रिटेन की क्वीन है उनके कज़न हैं, इसीलिए महल में रहने वालों की भाषा महल में रहने वाले ही समझ सकते हैं। इसीलिए ये जो प्रिंसली स्टेट थी इनको इंडिया में कन्विंस करने के लिए कि वो इंडिया में ही रहें, इसके लिए उन्होंने माउंटबेटन को इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया। इसका उल्टा मोहम्मद अली जिन्ना ने ये किया कि वो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनने की जगह उन्होंने खुद को वहाँ का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया। बल्कि माउंटबेटन ने उन्हें समझाया कि इस तरह के स्टेट्स की सबसे ज़्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर बन होती है, पर जिन्ना ने उन्हें साफ मना कर दिया, बोला नहीं मैं गवर्नर जनरल ही ठीक हूँ। देखिए उन्होंने क्या बोला। इसके अलावा माउंटबेटन ने उन सभी जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको कन्विंस करना शुरू कर दिया और सरदार पटेल को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उनके साथ मिलकर वो जो 6 बची हुई प्रिंसली स्टेट्स हैं उन पर अपना आधिपत्य मतलब इंडिया में शामिल होने के लिए बात करें। इसके लिए उन्होंने इंडिया के सबसे बड़े सिविल सर्वेंट उस टाइम के बीपी मेनन को चुना। जी हाँ, बीपी मेनन उस टाइम माउंटबेटन के एडवाइज़र भी रह चुके। नज़ारा ये होता है कि बीपी मेनन के साथ सरदार पटेल हर उस स्टेट्स के पास जाते हैं और वहाँ उन्हें शामिल होने के लिए बोलते हैं। इसके लिए वो हर उस स्टेट को ये बोलते हैं कि तुम अपना महल, अपनी एसेट्स अपने पास रख सकते हो, बस तुम इंडिया में शामिल हो जाओ। इसके लिए क्योंकि ऐसा था, बीपी जो मेनन थे वो माउंटबेटन के एडवाइज़र थे, अगर वहाँ पर वो मना करते तो उनके पास इतनी पावर थी कि वो माउंटबेटन से इसके लिए हेल्प मांग सकते थे और उन स्टेट्स पर जबरन अपना कब्जा कर सकते थे। और यही हुआ, कुछ स्टेट्स को उन्होंने मनाया, कुछ को उन्होंने समझाया, कुछ के साथ संधि की और कुछ को जबरन अपने कब्जे में ले लिया। के बाद एक सीन ये होता है कि मध्य भारत के एक राजा ने साइन करते ही हार्ट अटैक से जान दे दी, यानी कि वो हार्ट अटैक आ गया और वो ख़त्म हो गए। इसके अलावा पंजाब के 7 राजाओं ने एक ऐसा साइन करते टाइम ऐसा माहौल बनाया कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो किसी फ्यूनरल में आए हैं। असल प्रॉब्लम तब आई जब जोधपुर के महाराज हेमंत सिंह ने इसके विपक्ष में जाकर जिन्ना से मुलाकात की, क्योंकि उन्हें कांग्रेस के जो कम्युनिस्ट बात है उन्हें समझ में नहीं आई। तो वो जिन्ना के पास जाते, जिन्ना उनको एक सिंपल ब्लैंक पेपर देते हैं, बोलते हैं जो भी तुम्हारी कंडीशंस हैं इसमें लिख दो और मैं साइन करने को तैयार हूँ, तुम पाकिस्तान के हिस्से में आ जाओगे। इसके बाद ये बात कैसे भी बीपी मेनन को पता चल गई। उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने जो ऑफर्स पाकिस्तान ने उनको दिए थे वही ऑफर्स उन्होंने उनको दे दिए कि हाँ लो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक और मामला सामने आता है जब बात होती है जूनागढ़ की। नक्शे में देखिए ये जूनागढ़ 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और बात ये होती है कि महाराजा जो होते हैं उनका मतलब यहाँ के होते हैं महावत खान, और यहाँ की पॉपुलेशन 82% हिंदू होती है और बाकी की ममडन। कि इनके एक जो जनरल होते हैं महावत खान के, वो इनके पास आकर ये बोलते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला एक्ट ये होगा कि इनके जो 2000 कुत्ते हैं उनको जहर खिलाकर मार दिया जाएगा।
ये बात इनके जहन में बिठा दी जाती है, जिससे ये परेशान हो जाते हैं। तो इससे क्षुब्ध होकर 14 अगस्त को जूनागढ़ के महाराज जो महावत खान हैं, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि अब वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे, पर पाकिस्तान की तरफ से इस पर कोई भी सहमति नहीं आई। ये बात तब आई सहमति, यानी 13 सितंबर के दिन पाकिस्तान ने इस पर मंजूरी दे दी। जब इसका पता सरदार पटेल को चला तो उन्होंने तुरंत वहाँ पर अपनी इंडियन आर्मी भेज दी। इस बात चारों तरफ से जब जूनागढ़ को इंडियन आर्मी ने घेर लिया, तब इससे डरकर जो महावत खान था वो तुरंत प्राइवेट जेट से पाकिस्तान कराची रवाना हो गया। अब जब वहाँ के लोगों से पूछा गया कि क्या तुम इंडिया में शामिल होना चाहते हो, तो वहाँ के 91% लोगों ने ये बोला कि हाँ, वो इंडिया में शामिल होना चाहते हैं। इसके साथ सबसे अलग मामला नज़र तब आता है जब बात होती है कश्मीर की, क्योंकि कश्मीर में राजा होते हैं हरी सिंह, जो कि एक हिंदू हैं, और वहाँ में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है मुसलमानों की 77%। इसी के साथ माउंटबेटन उनको मिलते हैं और वो बताते हैं कि आपकी मेजॉरिटी जो है मुसलमान है, आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। मगर वहाँ के राजा हरी सिंह बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान में नहीं शामिल होना। तब माउंटबेटन बोलते हैं कि अगर पाकिस्तान में नहीं होना तो आप हिंदुस्तान में शामिल हो जाइए। राजा हरी सिंह इस पर भी नामंजूरी दे देते हैं। वो बोलते हैं कि हम एक अलग देश बनाएंगे, ना हम पाकिस्तान में जाना पसंद करते हैं, ना ही हम हिंदुस्तान में। सितंबर 1947 में कराची में एक सीक्रेट मीटिंग होती है, जिसमें ये साफ था, वो बातें होती हैं कि कैसे कश्मीर को इंडिया में शामिल, मतलब पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाए। इससे ये होता है कि जिन्ना डिसाइड करते हैं और अनाउंस करते हैं, यानी कि अपनी मीटिंग में ये बोलते हैं कि नॉर्थ वेस्ट के जो फ्रंटियर हैं पठान, उनको कश्मीर में भेजा जाए और वहाँ पर कब्जा ले लिया जाए। ये वो पठान थे जिनसे अंग्रेज भी खौफ खाते थे, और उन पठानों को ये बोला गया कि तुम बाज़ार को लूट सकते हो, और बाद में यही बाज़ार की लूट पाकिस्तान को भारी पड़ गई। 24 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर की बिजली काट दी गई। क्यों? क्योंकि श्रीनगर का जो पावर हाउस था, वहाँ पर इन्हीं पठानों ने माइंस लगाकर उसे उड़ा दिया। इसके बाद हरी सिंह के जो कुछ मेंबर्स थे, वो भी जाके इन्हीं दुश्मनों के साथ मिल गए। इस क्षण से खौफ खाकर महाराजा हरी सिंह इंडिया से मदद मांगते हैं। 26 अक्टूबर को इनके पास एक डॉक्यूमेंट भेजा जाता है, जिसमें राजा हरी सिंह को ये साइन करने को बोला जाता है कि आप हमारे इंडिया में शामिल होंगे अब। तो वो मजबूर हो जाते हैं और वो वहाँ पर साइन कर देते हैं, जिससे इंडिया वहाँ पर अपनी आर्मी भेज देती है श्रीनगर और कश्मीर में। पर आप देखिए ना, जब बात होती है कि बाज़ार में यहाँ की चकाचौंध को देखकर पठानों ने सिर्फ बाज़ार को ही लूटना शुरू कर दिया। वो ये भूल गए कि श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है, वहाँ से इंडियन आर्मी भी आ सकती है, तो वो बाज़ार की लूट में बिजी हो गए। एयरपोर्ट को उन्होंने कब्जा ही नहीं किया, जिससे इंडियन आर्मी वहाँ पर कूच कर गई। इसका फ़ायदा हिंदुस्तान को काफ़ी ज़्यादा हुआ। देखो, पठानों ने बारामुल्ला के बाज़ारों में जितनी भी लूट की वो एक तरफ थी, पर उन्होंने एक और घिनौना काम किया। सेंट जॉर्ज जो कि चर्च था, वहाँ की नन्स का इन्होंने ब्रूटैलिटी से रेप किया और वहीं पर ये फंस गए, जिनसे इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और इसी टाइम के चलते इंडियन आर्मी आराम से श्रीनगर में पहुँच चुकी थी। इंडिया की तरफ से मिलिट्री कार्रवाई होने की वजह से जिन्ना बौखला गया और उसने अपने जो आर्मी थी उसको कश्मीर में मार्च करने के लिए भेजा, मगर जो आर्मी का चीफ था वो एक ब्रिटिश था, उसने साफ मना कर दिया, जिससे जिन्ना बौखला गया और उसने फिर ऐसा कहा कि अपने जो ट्राइब्स हैं उनको पहाड़ियों के रूप, जो इंडिया के पहाड़ी या कश्मीर हैं, उनके रूप में इंडिया में दाखिल करो अपने आतंकवादी। यही समझिए एक तरह से आतंकवादी गतिविधि शुरू होती है भारत में घुसपैठ करने की। ये एक पहला क्षण था जब इंडिया में पहली आतंकवादी गतिविधि हुई। सोचिए, अब तक पूरा श्रीनगर सेफ हो चुका था। चारों तरफ से इंडियन आर्मी ने उस पर प्रोटेक्टिव लेयर बना दी थी। 4000 ट्रक्स के साथ उस पर मशीन गनें लगी हुई थी, यानी कि कोई भी ऐसा पल नहीं था, ऐसा मौका नहीं था जिससे पाकिस्तान इंडिया में घुस सके। सोचिए, और साथ में ऐसा था कि हर तरफ से एक 2 दिनों में पूरा कश्मीर पाकिस्तानियों से खाली करा दिया गया, यानी कि यहाँ पर कोई भी सेना नहीं बची, कोई भी पठान नहीं बचा जो आतंकवादी गतिविधि कर रहा था भारत में, यानी कश्मीर में। पूरा बारामुल्ला
यानी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट थी इसको आज़ाद करा लिया गया। इन पठान और इन मिलिगेटर जो कि आए हुए थे, आतंकवादी गठबंधन जो आया था भारत में, इससे मुक्त करा दिया गया। और इसी के 3 दिनों के बाद उरी जो था उसको भी फ्री करा लिया था इंडिया के आर्मी ने। इससे नाराज़ होकर इसके बाद 1 जनवरी 1948 को पंडित नेहरू यूएन को इनवाइट करते हैं कि कश्मीर का जो मुद्दा है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि कश्मीर में पाकिस्तान अपनी आतंकवादी जो गतिविधि कर रहा है उसे ख़त्म करके कश्मीर को इंडिया को एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ के राजा ने इंडिया को ही अपना मान लिया है। और ये सलाह माउंटबेटन ने खुद यूएन को रखी थी, यूएन के पास रखी थी। इसके ठीक 1 साल बाद यानी 1 जनवरी 1949 को जहां जिसकी आर्मी खड़ी होती है, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी जहां पर है, जहां पर इंडिया की आर्मी है, वहीं पर लाइन खींच दी जाती है, सीज फायर लाइन, और या तो बाद में इसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, जिसमें पाकिस्तान में कश्मीर का थोड़ा सा हिस्सा चला जाता है जिस पर पाकिस्तान कब्जा कर लिया होता है और यहाँ पर कश्मीर इंडिया में शामिल हो जाता है। अब बात आती है इसके ठीक 1 साल बाद 1975 में एक स्टेट बाहर आता है, सिक्किम, जो कि बहुत बड़ा स्टेट था। यहाँ पर ऐसा होता है, इंडिया यहाँ पर वोटिंग कराता है कि आप इंडिया में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। यहाँ पर 90 से ज़्यादा % लोग ये बोलते हैं कि वो इंडिया में शामिल होना चाहते हैं और अब सिक्किम इंडिया का हिस्सा बन चुका था। इसी के साथ दोस्तों हमारा देश यानी भारत का पार्टीशन होता है और किस तरह से भारत के हिस्से होते हैं। अगर इन प्रिंसली स्टेट्स को एक नहीं किया गया होता तो भारत एक स्विस चीज़ की तरह होता, उसमें इतने छेद होते कि देखकर इसके नक्शे पर मतलब ठीक नहीं लगता, यानी आज जैसा हम नक्शा भारत का देख रहे हैं उससे एकदम अलग होता। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं अमित आपको इसी तरह की और सारी वीडियोस लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी के साथ मैंने एक और वीडियो बनाई थी जो कि यूएसए वर्सेस वेनेजुएला की थी, आप उसे भी देख लीजिए और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।